गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था केटीजी पढ़ा था। तो आज पढ़ते फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में पहले तो क्या पढ़ना पड़ेगा? फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? फ्लूइड्स आर those substances which can flow when an external force is applied on it. Fluids are those substances which can flow when an external force applied on it. जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उनके ऊपर तब वो फ्लो होंगे, उनको हम फ्लूइड्स बोलेंगे। तो क्या है? फ्लूइड्स आर those substances which can flow which can flow when an external force applied on it. Okay, fluids की definition. Then fluids do not have finite shape but take the shapes of the containing vessel. हम कौन से भी शेप में फ्लूइड को डालेंगे वो उसका शेप लेगा। ओके, देन इन फ्लूइड मैकेनिक्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वुड बी कंसीडर्ड। तो देखिए, जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा तब हम उसे हाइड्रोस्टैटिक बोलेंगे, एंड जब मोशन में होगा तब हाइड्रोडायनामिक। तो व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट when the fluid is at rest तब बोलेंगे हम हाइड्रोस्टैटिक। याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं स्टैटिक्स। एंड when the fluid is in motion तब बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। बराबर, हाइड्रोडायनेमिक्स। याद रखना, रेस्ट और मोशन। तो फ्लूइड ये बेसिकली इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, इसको इंट्रोडक्शन दे दिया। देन आपको प्रेशर पता होगा, प्रेशर भी इसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्रेशर मैंने पहले भी बताया आपको। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। बराबर, स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट होता है इसका पास्कल। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। बराबर। देन और एक अभी हम यूनिट बोल सकते हैं एटीएम, एटमॉस्फेयर बोला जाता है उसको। आपको पहले पता होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन आज से याद रखना एटीएम। एटीएम तो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल वैल्यू होती है। याद रखना, आगे बहुत काम आने वाली है। ओके, देन आगे बढ़ते। थ्रस्ट की कंसेप्ट बताई थी मैंने आपको, याद करो। ओके, अभी क्या देखते? थ्रस्ट। पहले आपको ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग लगेगा, मेरे को भी लगता था, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं, करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू IMUCT चैप्टर बहुत IMP है। ओके, थ्रस्ट the total normal force exerted by liquid at rest on a given surface is called thrust of liquid. क्या है thrust? क्या बोला है? The total normal force exerted by liquid at rest on a given surface is called thrust of liquid.
बस ये एक डेफिनेशन आपको याद रखना है, द टोटल नॉर्मल फोर्स exerted by liquid, क्या exerted by liquid at rest, exerted by liquid at rest on a given surfaces, on a given surfaces is called thrust of liquid. ये कंसेप्ट मैंने आपको पहले ही बताई है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ओके, देन पास्कल लॉ, पास्कल लॉ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, बराबर नहीं, स्टेट्स ऑफ मैटर में बताया था, तो वो भी याद कर लेना। पास्कल लॉ क्या होता है, the increase in pressure at a point in the enclosed liquid in equilibrium is transmitted equally in all direction in liquid and to the walls of the container. ओके, ये वर्क होता है इन हाइड्रोलिक में, देन हाइड्रोलिक प्रेशर में एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स में पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग वो कंसेप्ट चलती है। तो आपको बस इसमें क्या याद रखना है, पास्कल लॉ में उसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको, वो अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो क्या हर जगह इक्वल प्रेशर चाहिए, P1 इज इक्वल टू P2। तो प्रेशर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था अभी स्टार्टिंग में, फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2 बोल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 A2 इज इक्वल टू F2 A1, ये याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, देन आगे बढ़ते, आगे क्या कंसेप्ट है, ओके, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। तो देखिए, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। ओके, तो हमें क्या, वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ, प्रेशर P एट द डेप्थ बिलो द सरफेस, सरफेस के नीचे का प्रेशर फाइंड करना है। अगर देखिए ये सरफेस एरिया है हमारा, और उसके 100 मीटर नीचे कोई तो एक स्विमर है, वो स्विमिंग कर रहा है, तो उसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है वो प्रेशर हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला है वो याद करना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। द प्रेशर P pressure P at depth below the surface of a liquid at depth below the surface of a liquid open is given by तो प्रेशर P इज इक्वल टू P नॉट प्लस या PA, लेकिन वो डायग्राम मेरे को आपको बताना पड़ेगी, ठीक है। P नॉट ही ले लो या PA ले लो, जो हमारे देखिए, ये एक बड़ा सिलेंडर कंसीडर कर लेते हैं, पूरा वाटर से भरा हुआ है, ओके, एंड उसके ऊपर एक अंदर, उसके अंदर एक बॉडी रखते हैं, सिलेंडर ही रखते हैं छोटा, वो भी पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। उसके ऊपर सरफेस एरिया के नीचे है, उसलिए उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है ये हम फाइंड करते हैं, ओके।
तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ए। तो ऊपर ए तो नीचे भी ए होगा क्योंकि सिलेंड्रिक बॉडी है। एंड ये हाइट बराबर। तो पी ए लेते हैं, प्रेशर ऑफ सरफेस एरिया, ओके, प्रेशर ऑन सरफेस एरिया। देन एच रो जी, एच रो जी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखिए रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड या वाटर बोल सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा वाटर की डेंसिटी एंड मर्क्यूरी की डेंसिटी आपको याद रखना है। वाटर की क्या होती है 1000 एंड मर्क्यूरी की रहती है 13600, ओके, क्या kg पर मीटर क्यूब। देन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी एंड एच जो हाइट उसे डेप्थ भी बोलते हैं, डेप्थ ले लो, ओके। ये फॉर्मूला याद रखना, इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आगे जाके भी आपको समझेगा। देन गॉज प्रेशर, गॉज प्रेशर मैंने बताया था लास्ट टाइम, जो पास्कल लॉ का भी, पास्कल लॉ में भी आता है बराबर। तो मैं फिर से बताता हूँ गॉज प्रेशर। हाँ, पास्कल लॉ में सेम फॉर्मूला था जो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ में जो बराबर। तो पास्कल इन प्रेशर इन फ्लूइड्स बराबर यही है सेम। एंड जब हमारा पी नॉट जीरो होगा तब जो बचता है एच रो जी, पी इज इक्वल टू एच रो जी, उसे ही गॉज प्रेशर बोलते। क्या बोलते, गॉज प्रेशर, ओके। समझ में आया गॉज प्रेशर। तो गॉज प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड इज द डिफरेंस ऑफ टोटल प्रेशर एट दैट पॉइंट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या गॉज प्रेशर को और भी बोल सकते हैं, गॉज प्रेशर इज इक्वल टू, इट इज द सम ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर, सॉरी, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सम नहीं बोल सकते। इट इज द, जब ये कब पॉजिटिव होता है, इज अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा तब ये पॉजिटिव होगा, एंड ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा तब ये निगेटिव होगा, ओके। देन हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी मैंने बताया था, वो डायग्राम, चार डायग्राम दिए थे, लेवल सेम रहेगी तो प्रेशर सब के ऊपर सेम रहेगा, या लेवल अलग अलग होगी तो प्रेशर अलग अलग, वही हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोला जाता है। मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में अच्छे से बताया था। देन एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, इट इज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने आपको बताया था 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, एंड गॉज प्रेशर अभी पढ़ा, ये गॉज प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस P गॉज बराबर, ये होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर, ओके। इतना समझ में आया। देन आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छे में। अभी हमने कौन सा प्रेशर देखा, गॉज प्रेशर देखा, एब्सोल्यूट प्रेशर देखा, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कब से बोलते आ रहा हूँ, थोड़े में आपको एक्सप्लेन किया था, वो अभी अच्छे से बता दो, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए लास्ट टाइम IMU CET में फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर 5 क्वेश्चंस आए थे, तो अच्छे से करना। बोरिंग लगेगा, मैं जानता हूँ बोरिंग लगता है ये चैप्टर, लेकिन हमारे पास कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है तो हमें करना ही पड़ेगा। तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है द प्रेशर exerted by the atmosphere on earth is called atmospheric pressure. The pressure exerted by the atmosphere on earth is called atmospheric pressure. It is about कितना 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ये 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. देन the atmospheric pressure doesn't crush our body because the pressure of the blood flowing through our circulatory system is balanced by this pressure. Okay, then atmospheric pressure is also measured in torr and bar. Atmospheric pressure is also measured in torr and bar. Torr and bar. Then 1 torr is equal to, ये याद रखना, 1 torr is equal to 1 millimeter of mercury. 1 mm of mercury. याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं. एंड हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सब कुछ लिखते जाऊँ ब्लैक बोर्ड पर. तो थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेना और उतना कर लेना. जो मेरे को आईएमपी लगता है मैं वही ब्लैक बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बाकी जो थ्योरी है वो रीड करके आपको बता रहा हूँ. ओके, देन aneroid barometer is used to measure atmospheric pressure. तो aneroid barometer से atmospheric pressure मेजर किया जाता है. aneroid barometer is used to measure atmospheric प्रेशर. ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं या हमारे एग्जाम में भी आ सकते हैं. एनोराइड बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है. बराबर. देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने बताया था. बराबर. तो ओके, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया था. देन बायंसी. ओके, बायंसी. तो बायंसी क्या होती है? When a body is partially or fully immersed in a fluid, an upward force acts on it, which is called buoyancy force. जो मैंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया था तब मैंने buoyant force के बारे में भी बताया था. आपको अच्छे से याद करना. वही बताया है कि क्या, when a body is partially or fully immersed in a fluid, an upward force acts on it. जो upward force वो बॉडी पे एक्ट होता है उसे buoyant force बोला जाता है. And this phenomena is called buoyancy. Okay, the buoyant force act at the center of gravity of the liquid displaced by the immersed part of the इतना नहीं. Okay, तो buoyant force का ये फॉर्मूला याद रखना, FB is equal to rho Vg. मैंने बताया होगा आपको, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लो. देन आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया था. देन laws of flotation. Okay, लॉज ऑफ फ्लोटेशन की प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूँ. तो देखिए, लॉज ऑफ फ्लोटेशन. Laws of flotation. A body will float in a liquid if the weight of the body is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. तो क्या, a
a body will float in a liquid if the weight of the body is equal to the weight of the liquid displaced by the immersed part of the body. Okay, समझ में आया? Then if uh, W is the weight of body and small w is the buoyant force. Okay, if ये प्रॉपर्टीज याद रखना. अगर कैपिटल W the weight of body होगा and small w buoyant force, तब तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या बता रही है, जब वेट ऑफ बॉडी बायंट फोर्स से ज्यादा होगा तब बॉडी सिंक होगी किधर, टू द बॉटम ऑफ द लिक्विड. ओके, देन बॉडी विल बी, देन बॉडी विल सिंक टू द bottom of the liquid. Then second property क्या बता रही है, if buoyant force weight of body से ज्यादा होगा, तब buoyant force weight of body से ज्यादा होगा तब बॉडी नीचे नहीं आने देगा, ऊपर के तरफ ही उसको फोर्स लगेगा, तब क्या होगा, बॉडी फ्लोट होगी. बराबर, बॉडी फ्लोट होगी और पार्शियली सबमर्ज इन द लिक्विड, और थोड़ी लिक्विड में रहेगी. मतलब ये लिक्विड है तो इतनी बाहर रहेगी, फ्लोट करेगी और थोड़ी पानी में रहेगी. वही हमारे पहले डेफिनेशन में भी बताया था जो मैंने पहले रीड की थी. ओके, तब जब बायंट फोर्स ज्यादा होगा वेट ऑफ बॉडी से, तो क्या होगा, देन बॉडी विल फ्लोट, then body will float partially submerged in the liquid. Okay, then थर्ड प्रॉपर्टी क्या बता रही है, बायंट फोर्स एंड वेट ऑफ बॉडी ये इक्वल होंगे तब क्या होगा, बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड इफ इट्स होल वॉल्यूम इज जस्ट इमर्स इन द लिक्विड. देन क्या, देन बॉडी विल फ्लोट इन लिक्विड if its whole volume it just immersed in the liquid. ओके, ये लॉज ऑफ फ्लोटेशन के 3 प्रॉपर्टीज याद रखना, और वो जो मैंने डेफिनेशन पहले बोली थी वो आपको एक बार सुन के नोट डाउन कर लेना. देन द फ्लोटिंग इज स्टेबल. ओके, देन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी मैंने बोला था आपको, आपके लिए वाटर एंड मर्क्यूरी की बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताई थी. तो देखते हैं डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी. डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी. ओके, तो पहले डेंसिटी देखते हैं. तो डेंसिटी ऑफ a substance is defined as the ratio of mass to its volume. ओके, देन बराबर है
द डेंसिटी, पहले क्या देखते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी इज द सब्सटेंस ऑफ ए सब्सटेंस of a substance is defined as the ratio of mass to its volume। मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू, या डेंसिटी को रो से भी, रो सिंबल है उसका, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, बराबर, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है, जो मैंने बोला था 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में क्या आएगी, 1 आएगी। देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, मतलब 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्केलर क्वांटिटी, इट इज द स्केलर क्वांटिटी। एंड डायमेंशन मीटर बराबर m1 L-3, क्योंकि मास m1, वॉल्यूम L3। देन रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी to the density of water at 4 degree Celsius. Okay, relative density, तो relative density RD is equal to density of substance upon density of water at 4 degree Celsius। Water at 4 degree Celsius बराबर 4 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना, 277 केल्विन, बराबर 277 केल्विन। तो रिलेटिव डेंसिटी ये एक यूनिट लेस है एंड डायमेंशन लेस है। देन और कुछ इंपॉर्टेंट डेंसिटी के लिए, हाँ, और ये भी स्केलर क्वांटिटी ही है। देन आगे बढ़ते, देन क्या देखेंगे, देन देखते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड। तो फ्लो ऑफ लिक्विड, पहला कौन सा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, सेकेंड लैमिनार फ्लो एंड थर्ड वन इज टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो, तो स्ट्रीमलाइन फ्लो ये क्या बताता है, पहले मैं डेफिनेशन रीड करता हूँ, अच्छे से सुन लेना।
द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच ईच ऑफ इट्स पार्टिकल follows the same path as followed by the proceeding particles is called streamline flow. तो streamline flow मतलब बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि जो एक ही लाइन में, जैसे कि हम स्कूल में एक लाइन में खड़े होते थे पूरा एक लाइन में, वो स्ट्रीमलाइन फ्लो बोल सकते हैं। मतलब एक को एक फॉलो करते जाता है, पाथ फॉलो करते जाता है, तो उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे। देन लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो, तो लैमिनार फ्लो क्या होता है? लैमिनार फ्लो, द स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड over a horizontal surface in the form of layers of different velocities is called laminar flow. laminar flow अभी जैसे कि रिवर, बराबर, रिवर का फ्लो होता है, बराबर, उसे अलग अलग लेयर होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को टच नहीं करते। ऐसे एज्यूम करो समझने के लिए, वो एक दूसरे को टच नहीं करते, वो उनके फ्लो में चल रहे अलग 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 अलग, उसको ही हम लैमिनार फ्लो बोलेंगे। वो एक मतलब ईच अदर को टच नहीं करते, इट डजंट टच ईच अदर, ओके, उसे हम लैमिनार फ्लो बोलेंगे। एंड लास्ट वन इज टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो turbulent flow. The turbulent flow, the flow of liquid with the velocities greater than its critical velocity is disorder and called turbulent flow. तो इससे क्या एग्जांपल लेंगे? डैम, ओके, डैम होते हैं, डैम, उनके हम जब डोर ओपन करते तब वो वाटर, जब हम डैम के डोर्स ओपन करेंगे तब वो वाटर डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर आता है और अलग ही दिखता है, उसे ही हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। तो एग्जांपल इसका, डैम का जब हम डोर ओपन करते हैं तब वो वाटर एकदम मतलब बहुत ज्यादा आता है, जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी से क्रिटिकल वेलोसिटी ज्यादा होती है, तब वो ऐसा वो टाइप में दिखता है, उसे ही हम टर्बुलेंट फ्लो बोलेंगे। ओके, देन स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ देखते हैं। एंड देखिए स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ क्या होता है? When a small spherical body falls in a long liquid column, then after sometimes it falls with a constant velocity called terminal velocity. When a small spherical body falls in long liquid column, okay, small spherical body falls in small liquid column, then after sometimes it falls with a constant velocity. वो कुछ देर के बाद constant velocity के साथ, मतलब वही सेम वेलोसिटी के साथ धीरे धीरे नीचे जाती है, उसे ही हम कौन सी वेलोसिटी बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी ओके, टर्मिनल वेलोसिटी उसे ही बोला जाता है ओके। तो देखिए स्टोक्स लॉ, तो स्टोक्स लॉ क्या होता है? व्हेन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी फॉल्स इन अ लॉन्ग लिक्विड कॉलम, देन आफ्टर समटाइम्स इट फॉल्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इट्स कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। जब एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है वो एक लॉन्ग लिक्विड कॉलम में गिरती है, तब वो कुछ समय के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे नीचे जाती है, उसे टर्मिनल वेलोसिटी बोला जाता है। ओके, देन व्हेन अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी फॉल्स इन अ लिक्विड कॉलम विद टर्मिनल वेलोसिटी, जब वो एक छोटी स्फेरिकल बॉडी लिक्विड कॉलम में गिरती है विद टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तब उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है, वो फोर्स को हम क्या बोलेंगे? विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स,
बराबर, विस्कस फोर्स ऑन इट, वो फोर्स की वैल्यू फॉर्मूला है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, 6 पाई ईटा आर विस्कस फोर्स, ये देन इसे स्टोक्स लॉ बोला जाता है। ओके, समझ में आया? फिर से बताओ, देखिए स्टोक्स लॉ, when a small spherical body falls in a long liquid column, then after some time it falls with a constant velocity, it's called terminal velocity. Okay, then when a small spherical body falls in a liquid column with terminal velocity, then viscous force acts on it, जो viscous force उस पे एक्ट होता है उसकी वैल्यू है 6 पाई ईटा आरवी, इसे स्टोक्स लॉ बोला जाता है। ओके, देन हमने अभी विस्कस फोर्स की वैल्यू देखी। देन टर्मिनल वेलोसिटी ये भी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, जो इधर मैंने बोला आपको, टर्मिनल एमसीक्यू के लिए हमें ज्यादा करके ये फॉर्मूला जी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, इसलिए हमें थ्योरी ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ। ओके, तो टर्मिनल वेलोसिटी देखिए फॉर्मूला, v इज इक्वल टू 2r² अपॉन 9, ये भी एक पूरा एक्सप्रेशन है, वो अभी बता नहीं जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लो, रो माइनस अपॉन इंटू जी अपॉन ईटा, ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ओके, तो ये क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, ईटा क्या है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देन जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, देन कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोक्स लॉ है, थ्योरी है, तो देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोक्स लॉ, दिस लॉ इज यूज्ड इन द डिटरमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाय मिलिकन इन हिज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ओके, देन ये लॉ हेल्प करता है जब कोई पैराशूट से नीचे आता है, तब देखिए पैराशूट ओपन होता है तब नीचे से फोर्स लगता है, उसे ही हम विस्कोस फोर्स बोल सकते हैं, बराबर, तो उधर भी हेल्प करता है। देन ये लॉ फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स के लिए हेल्प करता है, तो इधर एक बस इतना ही है इम्पोर्टेंट। देन और डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया ना, देन एनर्जी ऑफ लिक्विड, एनर्जी ऑफ ए लिक्विड देखते हैं, एनर्जी ऑफ ए लिक्विड, तो देखिए एनर्जी ऑफ ए लिक्विड में 3 टाइप्स होते हैं, एक प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास पहले देखते हैं, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास क्या होती है, P अपॉन डेंसिटी, P अपॉन डेंसिटी,
एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है ओनली P। देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास होती है 1/2 v²। एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है 1/2 डेंसिटी इंटू v²। एंड थर्ड वन इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है ρgh डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। ओके, एनर्जी ऑफ लिक्विड, ये तीन इंपॉर्टेंट है जो फॉर्मूलेस याद रखना, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं इसके ऊपर। देन बर्नौलीज थ्योरम एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो फ्लूइड्स मैकेनिक्स में, वो देखते हैं। बर्नौली थ्योरम, इसकी डेफिनेशन अच्छे से लर्न करके रखना एंड एप्लीकेशंस भी लर्न करके रखना, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं नहीं पूछेंगे। बर्नौलीज थ्योरम बर्नौलीज थ्योरम क्या होता है? If an ideal liquid is flowing in streamline flow, then total energy that is sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume of the liquid remains constant at every cross section of the tube। तो सम ऑफ टोटल एनर्जी मैंने अभी आपको बताए थे, तीन फॉर्मूलेज पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए इनको, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इनका सम चाहिए, देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। तो देखिए मैथमेटिकली, तो सम ऑफ टोटल एनर्जी, तो पहले क्या थी? प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या थी? P प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थी हाफ रो v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थी ρgh, बराबर, ये सब कांस्टेंट है। तो बराबर, देन हम जी ओके, रो जी को डिवाइड करेंगे, तो रो जी को डिवाइड करेंगे तो इट कैन बी एक्सप्रेस एज P अपॉन रो जी प्लस हाफ v² अपॉन जी, बराबर, या v² अपॉन 2g एंड h, ये कांस्टेंट ही रहेगा। मतलब सब जगह मैंने रो जी से डिवाइड किया, तब हमें मिलेंगे 3 हेड्स, जो P अपॉन रो जी उसको बोला जाएगा प्रेशर हेड, P अपॉन रो जी उसे प्रेशर हेड, देन v² अपॉन 2g उसे बोला जाएगा वॉल्यूम हेड, एंड h है उसे ग्रेविटेशनल हेड, क्या बोला जाएगा? ग्रेविटेशनल हेड। ओके, इतना समझ में आया? देन ओके, इतना ही, ये ज्यादा करके ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना बर्नौलीज थ्योरम के लिए। देन
therefore in horizontal flow of liquid, if in horizontal flow of liquid, अगर इसमें प्रेशर इंक्रीज होगा तब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बराबर। एंड और प्रेशर इंक्रीज होगा तब वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और प्रेशर डिक्रीज होगा तब वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ओके, ये याद रखना, ये आ सकता है एमसीक्यू में। एंड ओके, देन एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, मैं रीड करता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, तो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम बताते हैं द एक्शन ऑफ कार्बोरेटर, पेंट गन, सेंट स्प्रेयर, देन atomizer and insect sprayer is based on Bernoulli's theorem। ये Bernoulli's theorem पे बेस्ड है। देन द एक्शन ऑफ, तो देखिए जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तब वॉल्यूम कम ही होगा, एंड अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तब प्रेशर कम होगा। तो ये स्प्रे वगैरह वो वैसे ही एक्ट करता है, इसलिए ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड है। देन द एक्शन ऑफ Bunsen's burner, gas burner, oil stove and exhaust pump is also based on Bernoulli's theorem। Okay, then motion of a spinning ball, ये भी based on a Bernoulli's theorem पे। Okay, then Torricelli's theorem, क्या देखते हैं Torricelli's theorem। मेरे को समझ रहा है कि आपको बहुत बोर हो रहा होगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि हाई वेटेज चैप्टर है ये, इसलिए मैंने लास्ट में रखा था फ्लूइड मैकेनिक्स। कुछ नहीं, बस और लास्ट टॉपिक बचा है ये, बाकी का तो हो गया है। टॉरिसेलिस थ्योरम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको पता है, आपने 11th में पढ़ा होगा कि पाइप में से फ्लो निकलता है और दोनों साइड में सेम प्रेशर होगा। जब हम एरिया कम करेंगे तब बहुत ज्यादा दूर, मतलब हाँ दूर वाटर जाएगा, वही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताती है। तो देखिए इफ ए लिक्विड, क्या बता रहा हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो देखिए इफ ए लिक्विड इज फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन फ्लो इन ए पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें क्या A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 कांस्टेंट रहेगा, तो AB इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे कि ये बड़ा है, थोड़ा एरिया है, ये थोड़ा छोटा है, बराबर। ये हमारा V1 V2 A1 A2। ओके, then the falling stream of water becomes narrower as the velocity of falling stream of water increases। मतलब the falling stream of water becomes narrower, हम जितना छोटा पाइप करेंगे उतना वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, एंड देयरफॉर इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीजेस। तो वही मैंने बताया, जितना एरिया छोटा करेंगे उतना ही वाटर दूर जाएगा, स्ट्रीम ऑफ वाटर इंक्रीजेस, वही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, बेसिकली आप उतना ही ध्यान रखो कि जब पाइप हम गार्डन में लेके जाते हैं तब थोड़ा सा मतलब एरिया कम कर देते फिंगर रख के, तब हमारा वाटर दूर जाता है। वही सब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटीज के बेस पे चलता है। ओके, देन लास्ट टॉपिक है हमारा टॉरिसेलिस थ्योरम। टॉरिसेलिस थ्योरम देखिए, आप इधर तक देखते आ रहे हो,
तो सच में आई एम प्राउड ऑफ यू, क्योंकि आपको ये बोलने वाला कोई भी नहीं है, मेरे को भी नहीं था और अभी भी नहीं है बोलने वाला, क्योंकि मैं बोलूँगा तो आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़े मोटिवेट होंगे स्टडी करने में, क्योंकि अभी दिन भी बहुत कम बचे हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि मेरे को पता है आप अपने पेरेंट्स के लिए ये सब कर रहे हो, और करते जाओ, ऐसा नहीं कि मत करो, करते जाओ जितना आप करोगे, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना बढ़ रहा है कि हर ईयर कम से कम 10 to 15,000 स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटर तुम्हारे साथ बढ़ रहे हैं। तो इसलिए आप इधर तक आए हो तो लास्ट तक देखना, और कुछ भी डाउट होगा तो मेरे को डीएम करना, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहूँगा। ओके, तो बस यही बोलना चाहता हूँ कि आई एम प्राउड ऑफ यू। सच में आप इधर तक आए हो तो लास्ट तक देखना और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ तो करके दिखाना। तो टॉरिसेलिस थ्योरम, Torricelli's theorem, velocity of a flux, the velocity with which the liquid flows out of a orifice or narrow hole is equal to the velocity acquired by a freely falling body through the same vertical distance equal to the depth of orifice below the free surface of liquid. Okay, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मेरे को पता है, तो मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। तो देखिए, एक कंटेनर लेते हैं। ओके, ये कंटेनर है, इसको इधर किधर तो में एक होल है। ओके, और ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, तो इधर इसको एक होल है, तो पानी तो बाहर जाएगा ही, बराबर, पानी बाहर जाएगा तो कुछ तो प्रेशर से जाएगा, बराबर, तो उसे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोलते हैं। ये जो पानी जा रहा है कितने स्पीड से जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ, उसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू √2gh। बस फॉर्मूला याद रखना है आपको। और मैंने क्या बताया, जो होल में से पानी जा रहा है वही हमारा वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है, कितने स्पीड से वो पानी जा रहा है। तो आपको स्मॉल एच है वो आई किधर तक, जिधर तक होल है, इधर सरफेस से जो होल तक उसे स्मॉल एच लेना है, एंड ये जो पूरी हाइट है। ओके, तो मैंने कैपिटल एच क्यों दिया, तो देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब इधर से जो वाटर किधर गिर रहा है, ओके, उसे हॉरिजॉन्टल रेंज एस से डिनोट करते हैं। तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज S is equal to √of 4h h माइनस h। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक था, किसका, फ्लूइड मैकेनिक्स का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने इधर तक किया है तो कुछ थोड़े एमसीक्यू भी ट्राई करो, कम से कम 40 to 50 एमसीक्यूज हर चैप्टर के आप ट्राई करो। अभी अपने पास टाइम है, बहुत टाइम है, क्योंकि दिन में हम हर एक चैप्टर करते हैं, फिजिक्स का एक चैप्टर, मैथ्स का एक चैप्टर, और केमिस्ट्री का थोड़े बहुत एमसीक्यू जो ज़्यादा करके पीवाईक्यूज में पूछे गए, फिर मॉडल पेपर में, वो सब करते जाओ। बस उतना ही बोलूँगा, बाकी आपके हाथ में कितना करने का कितना नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।